भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कानून बहुत बनते हैं पर लॉ और लाइफ साथ साथ चलती नजर नहीं आती। मिसाल के तौर पर भारत में शरीयत अधिनियम 1937 भी है तो पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस भी है। दोनों कानून देश में लागू हैं पर दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी हैं। सन 2012 में पॉक्सो कानून बनने के बाद से ही इसके विरोधाभासों की नजीर गाहे बेगाहे देखी जा सकती है। 30 अक्टूबर 2022 को कर्नाटक हाई कोर्ट ने 2 मामलों की सुनवाई करते हुए कहा कि आईपीसी व पॉक्सो मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर हैं। पहले मामले में 27 साल के एक मुस्लिम पुरुष पर आरोप है कि उसने 17 साल की नाबालिग लड़की से विवाह किया और जो वो गर्भवती थी और अस्पताल अपने मेडिकल जांच के लिए गई, उस समय चिकित्सा अधिकारियों ने पुलिस को खबर दी और पुलिस ने उस पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। याची के वकील ने अदालत को मुस्लिम पर्सनल लॉ का हवाला देते हुए कहा कि पर्सनल लॉ विवाह की उम्र को प्यूबर्टी या 15 साल मानता है। उस तर्क को जस्टिस राजेंद्र बदामीकर ने खारिज कर दिया और कहा कि पॉक्सो विशेष कानून है और यह पर्सनल लॉ से ऊपर है। आरोपी ने निचली अदालत में शादी के पूरे सबूत दिए थे, लिहाजा उसकी जमानत अर्जी मंजूर कर ली गई। एक दूसरा मामला 19 साल के एक लड़के का आया। ये लड़का 16 साल की लड़की को कथित तौर पर बहला फुसलाकर मैसूर ले गया, जहां एक होटल के कमरे में 2 बार उससे बलात्कार किया। इस मामले में चिकमंगलुरु की निचली अदालत में आरोप पहले से दर्ज था। इसमें भी आरोपी के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर करते हुए तर्क रखा कि दोनों पक्ष मुसलमान हैं, इसलिए प्यूबर्टी की उम्र को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस पर भी जस्टिस बदामीकर ने जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि पर्सनल लॉ को आधार बनाकर जमानत नहीं ली जा सकती। इस बात को भी दोहराया कि आईपीसी और पॉक्सो कानून पर्सनल लॉ से ऊपर माने जाते हैं। एक तीसरे मामले में मुंबई की एक विशेष अदालत ने 8 साल की एक छात्रा जो एक मौलाना से कुरान पढ़ने जाती थी, उसके यौन शोषण के मामले में मौलाना को दोषी ठहराते हुए कहा कि शिक्षक से संरक्षक के तौर पर काम करने की उम्मीद की जाती है। पॉक्सो अधिनियम के तहत नामित जज जस्टिस सीमा जाधव ने 20 अक्टूबर 2022 को आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद की सजा सुनाई। ये तो थे हालिया 3 मामले। अब चलते हैं 1 साल पीछे। 2021 में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की माननीय न्यायाधीश अलका सरीन ने एक 17 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की को 36 वर्षीय पुरुष के साथ विवाह करने की इजाजत देते हुए कहा कि निकाह के लिए बालिग होना जरूरी नहीं है। ऐसा कहते हुए उन्होंने लड़की के माता पिता की लड़की के विवाह के निरस्तीकरण की मांग को खारिज कर दिया। इन सभी मामलों ने देश में शरीयत कानून 1937 में बदलाव पर बहस छेड़ दी है। मालूम हो कि निजी कानून यानी कि शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में अभी भी लड़की के विवाह की न्यूनतम आयु यौवनावस्था प्यूबर्टी या 15 साल है। ऐसे में न्यायाधीश का ये कहना कि विवाह या निकाह के लिए बालिग होना जरूरत नहीं है, तकनीकी रूप से सही होते हुए भी प्रश्न खड़ा करता है। दूसरी ओर यह भी गौर करने की बात है कि बाल विवाह की रोकथाम हेतु बने शारदा अधिनियम 1929 में सुधार करते हुए 1978 में लड़की के विवाह की आयु को 15 से बढ़ाकर 18 और लड़के की आयु 21 हो चुकी है, जिसे संसद द्वारा पारित भी किया जा चुका है। ये एक राष्ट्रीय कानून है जो भारत में रहने वाले हर बच्चे पर लागू होता है, जिसका स्थान किसी निजी कानून से ऊपर है। परंतु पंजाब हरियाणा की अदालत ने फैसला सुनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा। जहां तक यौवनावस्था का प्रश्न है, आजकल के जीवन स्तर खान पान से लड़की अक्सर 12 वर्ष में ही यौवनावस्था को प्राप्त कर लेती है। तो क्या मुस्लिम पर्सनल लॉ के मुताबिक 12 साल की लड़की का ब्याह हो जाना चाहिए? मुस्लिम निजी कानून बाल विवाह अधिनियम से टकराता है। एक तरफ बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नए नए कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसा कानून बालिका वधू तैयार करने की बात करता है, जिसके प्रमाण भी समय समय पर दिखते रहते हैं।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट कहती है कि महिलाएं जो 20 वर्ष की आयु से पहले गर्भवती हो जाती हैं, उन्हें जन्म के समय बच्चे के वजन कम होने, कुपोषित होने, परिपक्व प्रजनन एवं नवजात शिशु से संबंधित अनेकों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। नवजात शिशु के साथ ही साथ माता को भी अनेक स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उठाने पड़ सकते हैं, जो कि मातृ शिशु मृत्यु दर को बढ़ाते हैं। अपरिपक्व शरीर से जना बच्चा भी अपरिपक्व और कुपोषित ही होता है। इसका प्रभाव लड़की के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। हमें ये समझना भी जरूरी है कि शरीयत कानून अल्लाह का बनाया कानून नहीं है, ये इंसानों का बनाया कानून है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून को बनाने में एक पारसी वकील फरीदुद्दीन मुल्ला का विशेष योगदान है। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी शरीयत कानून 1937 में बदलाव की बात उठती है तो मुस्लिम समुदाय अति संवेदनशील हो उठता है और किसी भी बदलाव से इनकार करता है। ऐसा हमने 3 तलाक, जो कि कुरान सम्मत नहीं था, को खत्म करने की लड़ाई में भी देखा था, जबकि इसमें बदलाव पहले भी होते रहे हैं और आगे भी किए जा सकते हैं। मुस्लिम कानून के ऐतिहासिक विकास पर नजर डालें तो पाएंगे कि 632 ईस्वी अर्थात मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद से लेकर 661 ईस्वी तक के 29 वर्ष के कालखंड में भी कानून में अलग अलग किस्म के बदलाव हुए। उस समय में कानून के स्रोत केवल कुरान और सुन्ना ही थे। इसी कालावधि में द्वितीय खलीफा उमर साहब ने गैर धार्मिक और लौकिक वादों के लिए सर्वप्रथम काजी नियुक्त किया था। ये भी निर्धारित हुआ कि कानून सर्वशक्तिमान है और कार्यपालिका कानून के अधीन रहेगी। इसके बाद सन 661 से 900 के बीच में कई बड़े बदलाव हुए, जिसे आज मौलानाओं के कहने मात्र से खारिज नहीं किया जा सकता। इस काल में मुस्लिम विधि मक्का, मदीना तथा कूफा के विद्वानों द्वारा व्यक्तिगत रूप से विकसित होती रही। मुस्लिम विधि की अलग अलग तरह से व्याख्या भी हुई। आज के समय में जरूरत इस बात की है कि क्षेत्रीय प्रथागत नियमों पर आधारित अंग्रेजों द्वारा पारित शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में सुधार किया जाए। इस मामले में कट्टरवादी मजहबी जमात को ठहर कर सोचना लाजमी है। बात बात पर यह कहना कि शरीयत में कोई हाथ नहीं लगा सकता, यह अज्ञानता को प्रकट करता है और समाज में एक खौफ पैदा करता है। शरीयत को टच मी नॉट बनाकर रखना बदलाव को रोकता है। ये कार्य केवल अल्प ज्ञानी मौलवियों ने ही नहीं किया, बल्कि कभी कभी तो हमारे पार्लियामेंटेरियन ने भी ऐसा किया है। पिछले कुछ वर्षों से शिक्षित लड़कियां, महिला संगठन तथा डॉक्टरों के संगठन ये मांग उठा रहे हैं कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु, जो अभी 18 वर्ष है, उसे भी बढ़ाया जाए। देश में बहस जारी हो गई है। लड़कियां अपनी आवाज बुलंद करते हुए पूछ रही हैं कि क्या हम लड़कियों को मात्र 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि विवाह संस्था अभी भी पूर्ण रूप से पितृसत्ता के हाथों में है, जहां ब्याह कर जाने वाली लड़की को थाली, रकाबी, अच्छी बहू बनने के साथ रसोई और बिस्तर के गणित में ही उलझा दिया जाता है। अपेक्षाएं बहुत ज्यादा होती हैं। ऐसे में विवाह के बाद कितनी लड़कियां पढ़ लिख पाएंगी? अंजाम यही होगा कि वो समाज के हर क्षेत्र में पिछड़ ही जाएंगी और पितृसत्ता उन पर अपना नियंत्रण बढ़ा देगी। अगर ऐसे ही कानून रहे तो मुसलमान लड़कियों के और पीछे रह जाने की संभावना बढ़ जाएगी। कानून समय की मांग के अनुसार बनाए जाते हैं, जिनमें हमेशा बदलने की संभावना मौजूद रहती है। कभी बेहद तरक्की पसंद माने जाने वाली कानून प्रणालियां पुरानी और बेअसर हो जाती हैं और सामाजिक जरूरतों के हिसाब से उन्हें दोबारा ढाला और गढ़ा जाता है। आज जरूरत इस बात की है कि शरीयत कानून 1937 में बदलाव किया जाए और विवाह की न्यूनतम आयु अनिवार्य रूप से वही रखी जाए जो बाल विवाह निरोधक कानून में है, ताकि बाल विवाह पर नियंत्रण लगाया जा सके। इसलिए कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश जैसे राजेंद्र बदामीकर का ये कहना कि पर्सनल लॉ से ऊपर है पॉक्सो, इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए और मुस्लिम लड़कियों की तरक्की में ये फैसला, ये कदम उनकी तरक्की की राह भी खोलता है।